हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का नया लेसन आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो कि सोशल स्टडी का हिस्ट्री वाले पोर्शन का सेकंड लेसन है। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि आखिर इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी, इधर उधर वो क्यों घूमते थे। ठीक है, क्या पहले समय में भी लोग यात्रा करते थे, ये सब हम इसमें पढ़ रहे थे। और इसमें हमने पढ़ा था कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है और किस टाइप के वहाँ औजार होते थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और रहने की जगह वो कैसे निर्धारित करते थे, कैसे स्थानों में रहना पसंद करते थे, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद वहाँ की चित्रकला कैसी होती थी, तो कैसे हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, ये सब हम इस पाठ में पढ़ रहे थे। ठीक है, और पुरा स्थल क्या होते हैं, कौन से स्थल पुरा स्थल होते हैं, जिन स्थलों में हमें औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिले हैं, और आग की खोज किस तरह से हुई, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आगे। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें बदलती जलवायु। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, बदलती जलवायु का था। ठीक है, बदलती जलवायु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचते होंगे। इस काल में मछली जो है महत्वपूर्ण भोजन था। ठीक है, तो 12,000 साल पहले क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए। अचानक गर्मी बढ़ने लगी, तो गर्मी के कारण क्या हुआ, अचानक घास के मैदान बनने लगे। इसमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि जानवरों की संख्या बढ़ी, तो जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे ऐसे जानवर ज़्यादा बढ़ने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए, वो भी वहीं बसने लगे और इनकी आदतें, इनका प्रजनन आदि के बारे में उन्हें जानकारी मिलने लगी, और लोग इनको पकड़कर अपने इच्छानुसार पालने की सोचने लग गए होंगे इसी काल में। और इस काल में जो है मछली भी एक महत्वपूर्ण भोजन बन चुकी थी। ठीक है, अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगता है और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी समय जो है लोग भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे, अपने आप ही उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को अपने भोजन के लिए लेना शुरू कर दिया था, और वे ये भी सीखने लग गए थे कि यह कैसे उगते हैं और ये कब तैयार होते हैं पककर। ऐसा करते करते लोगों ने खुद अनाज को उगाना सीख लिया होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वे किसान बन गए होंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले किसको बनाया गया, कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और वे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो ऐसे जानवरों को लोग पालने लग गए थे धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि को भी अपने नज़दीक आने के लिए उनके लिए चारा रखने लग गए। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया होगा। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया होगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये पौधे जानवर अक्सर जंगली जानवरों, पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से इस प्रक्रिया के तहत अपनाए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके
बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दोनों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उगाने के लिए सुरक्षित रख सकें। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना से पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन पालतू सूअर का। अब आपको यहाँ 2 क्वालिटी के दांत दिखाए गए हैं, एक जंगली सूअर का है और एक पालतू सूअर का है। तो जो बड़े होंगे ये जंगली होंगे, ये पालतू होंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, सबसे पहले जो फसल हमने उगाई, कृषि के लिए अपनाई, वो थी गेहूं की फसल और जौ की फसल। और सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया और भेड़ बकरियों को बनाया गया, ताकि ये जानवर जो है घास खाते थे और सुरक्षा भी प्रदान करते थे। ठीक है, इसलिए जब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए तो इस तरह लोगों ने खेती और पशुपालन की प्रक्रिया को अपनाया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है एक नवीन जीवन शैली। अब एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ महीने या दिन फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा था। ठीक है, एक ही समय तक उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, सिंचाई करने, खरपतवार हटाने आदि उसकी सुरक्षा के बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और इनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, तो इससे लोगों ने अनाज को जब रखने की समस्या आई तो उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनानी शुरू करी और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए या ज़मीन में खड्डा खोद के उसमें डाले गए। ठीक है, अब जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर क्या थे? चलते फिरते खाद्य भंडार। अब अगला पॉइंट ये है, तो इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही रहेगी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकेगा। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक महत्वपूर्ण तरीका बन गया था। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त तो जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, अब यह आपको बताना है। तो क्या कर सकते हैं भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या मिल सकता है? ऊन मिल सकता है और रेशम मिल सकता है ना। चलिए आओ आरंभिक कृषि पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह कृषि और पशुपालक थे आरंभिक में। ठीक है, मानचित्र नंबर 2 में देखो, क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनसे प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। तो किसका अध्ययन करते हैं? कृषकों और पशुपालकों की जो बस्तियां थी, इसे जांचने के लिए खुदाई में क्या मिले उन्हें? पौधे और पशुओं की
हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करता जाता है और इसमें सबसे मुख्य मिला है जला हुआ अनाज के दानों के अवशेष। ठीक है, ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर जो है कैसे मानव गया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। तो जो पुरातत्वविदों ने जो खोज की उसमें उनको क्या मिले, झोपड़ियों के निशान मिले और घरों के निशान मिले। जैसे बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जहाँ कश्मीर है उस जगह में एक बुर्ज होम नाम की जगह मिली जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाए, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इसे क्या कहते थे, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में जो है सुरक्षा मिलती रही होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। तो झोपड़ियों के आगे जो है अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगहें भी उन्हें मिली हैं। लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, इससे ये पता चलता है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले और कई जगह से क्या मिले, पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और उनमें से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाने लगा था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा होगा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब पहले जो है कुछ औजार तो जो है पत्थरों से बनाए जाते थे और कुछ किससे बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखा रखे हैं, ये पत्थर के औजार आपको दिखाए गए हैं। ये सारे क्या हैं, ये पत्थर के औजार हैं जो उस समय चलते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अब नवपाषाण युग में जो है कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी उन्हें मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो नवपाषाण युग में क्या हुआ, धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे और इनमें इनका उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, और इस समय में क्या था, चावल, गेहूँ, दलहन महत्वपूर्ण अनाज का हिस्सा बन गए थे और कपास के पौधे भी उगाए जा सकते थे शायद, और लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक सा ही होता था। ठीक है, किसी स्थान में तो लोग शिकार करके ही अभी भी अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे और किसी जगह में हजारों साल धीरे धीरे खेती और पशुपालन करने लग गए थे, और कहीं कहीं ऐसा था कि मौसम के हिसाब से लोग रहते थे, मौसम के हिसाब से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, अब ये देखिए, ये दिखा रखा है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अब ये देखिए एक घड़ा टाइप का दिखा रखा है। आप सोच सकते हो कि इसमें क्या रखा होगा। हो सकता है इसमें अनाज रखते हो ना, कुछ भी रख सकते हैं। अब सूक्ष्म निरीक्षण, अगला टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना, जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा। आप देखिए कौन सा स्थान है जहाँ इंसान ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना सीखा और क्या करा। तो ये कौन सी जगह है, ये है मेहरगढ़। ठीक है,
मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले इंसान ने मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने उस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। और यहाँ पर क्या मिले हैं? चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। और इनमें प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? 4 कमरे होते थे। कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते रहे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए ही रखा गया होगा। तो मेहरगढ़ में ऐसे देखिए इस टाइप से यहाँ पे आयताकार टाइप से घर होते थे, और जिस घर में इसके साथ इस घर की क्या समानता है, जैसे आप रहते हैं, और इस टाइप की यहाँ कब्रें मिली हैं। ये ऐसे कब्रों में आदमी को दफनाया जाता था और उसके साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। और बकरी और कंकाल, क्या तुम बकरी के कंकाल को इसमें पहचान सकते हो कि बकरी कहाँ है? तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब आपको कल्पना करनी है कि आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। तुम्हारे मामा की वही भीतर दीवार पर चित्र बनाना है, तुम उसकी सहायता करना, तुम रंग बनाओगे, जो भी उनमें रंग भरोगे आदि, ये सब तुम्हारा अलग है। ठीक है। चलिए कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज आप इसको ध्यान से पढ़िए तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।